हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है 2 गज जमीन। तो बच्चों, प्रस्तुत अध्याय के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। इस अध्याय में उन्होंने लालची मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा तथा जीवन के परम सत्य का अति सुंदर वर्णन किया है। तो आइए अध्याय का आनंद उठाते हैं। दीना काफी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी निजी जमीन थी, यानी कि निजी अर्थात उसकी अपनी जमीन थी। वह बड़ी मेहनत से खेती करता था। अपनी लहलहाती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। जब उससे नुकसान सहा न गया, तब उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वह दीना से बैर मानने लगे, यानी कि वह दीना को अपना बैर यानी कि शत्रु मानने लगे। गांव में दीना के पास सबसे अधिक जमीन थी। वह सबसे अधिक संपन्न किसान था, परंतु पड़ोसियों से मनमुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह सका था। लोग उसको पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि उससे बैर मनाने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे हैं। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलुज नदी के पास से आ रहा है। वह एक नई बस्ती में हर बसने वाले को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है और वह जमीन यहाँ की जमीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान हो जाता है। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही। एक दिन गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। पंचायत ने उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन उसे दे दी। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिनों से वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो गया था। अभ्यस्त यानी कि उसे उस जीवन की आदत हो गई थी और अनुभव करने लगा था कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है, यानी कि उसको लगने लगा था कि उसकी ज़मीन जितनी है उसके पास उससे और अधिक होनी चाहिए। कुछ और अधिक होती तो वह और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करने लगता है। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर में आकर ठहर गया। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा। जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि मैं नदी के उस पार से आ रहा हूँ। वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी चाहिए ले लो, लेकिन जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही दीना नदी पार की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ करने के बाद दीना ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर अपना एक आदमी साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, वह खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते थे। पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार थे। वहां के लोग सीधे सरल स्वभाव के थे। दीना के साथ लाई वस्तुओं को भेंट देकर उन लोगों को उसने खुश कर लिया और दुभाषिए के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बता दिया। वहाँ के लोगों ने भी दीना का उत्साह से स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डेरे में ले जाकर ठहराया गया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह आपकी तरह उपजाऊ भी नहीं है। इसी समय एक आदमी रोएदार वाली टोपी बनाए लाया वहाँ आया। सब उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उसके सम्मान में खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सामान में से बढ़िया बढ़िया भेंट की चीज़ें निकाली और सरदार को अर्पित की। सरदार ने दीना की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बता दिया। सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं, जितनी चाहो उतनी ज़मीन अपनी पसंद की ले लो। तो दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब सरदार ने दीना की यह शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपया प्रतिदिन, सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? तो सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 रुपये देना होगा। एक शर्त और है, तुम जहाँ से चले थे यदि उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त के पहले नहीं लौटे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा।
दीना ने सोचा कि दिन भर में तो मैं बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत सरदार की शर्त पर जमीन लेने को तैयार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, वह जमीन के विषय में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन में 60 किलोमीटर जो चल ही लूंगा, उसमें तो बहुत सी जमीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ जमीन पर अपना फार्म बनाऊंगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की जरूरत पड़ेगी। कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो जमीन उपजाऊ ना होगी उसे बेच दूंगा या बटाई पर दे दूंगा। दीना की रात इस तरह के सपने बुनते बुनते बीती। दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए और सरदार भी आ गया, तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, बहुत समय हो गया है। दीना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा। अपनी रोएदार टोपी को उतार कर टेकरी पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। सूर्य डूबने के पहले तक जितनी जमीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी में रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। वह धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा की ओर से सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई, पर उसने खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में खोसा और अपने चलने की गति को तेज कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखती देती थी। उसके ऊपर चलते हुए लोग चींटियों की तरह रेंगते लगते थे। उसने सोचा, काफी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो गया था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उसने उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चला कि वह कहाँ तक आ गया है। पानी पीकर अब वह बाईं ओर बढ़ता जाता और वह चलता जाता। दोपहर हो रही थी और सूरज उसके सिर के ऊपर था। वह अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रुमाल में रोटी निकालकर खाई और पानी पिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद ना आ जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ गई। उसने फिर चलना प्रारंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशान बना दिया। अब वह फिर मुड़कर गया। उसने टेकरी की ओर देखा, परंतु वह उसे दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह बहुत अधिक दूर निकल आया है। अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चल पाया था कि देखा सूरज ढलने लगा है। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उससे ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाकर निशान लगा दिया था। अब दीना इतना थक चुका था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो गया था। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगे उठती नहीं थी। सूरज ढल रहा था, इसलिए आराम करने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वह तेज चाल से आगे बढ़ रहा था। उसने बास्केट, टोपी और जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोच रहा था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण गिरकर कहीं मर न जाए। परंतु उसने दौड़ना बंद नहीं किया। वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता था। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। क्षितिज क्या होता है बच्चों? वह जगह जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। तो सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उसे टेकरी पर रखी टोपी और उसके निकट बैठा सरदार साफ दिखाई दे रहे थे। उसने निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुंह से एक चीख निकल आई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर खड़े लोग उसे अब भी पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे और अब भी उसको सूरज दिखाई दे रहा था। दीना ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और वे टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसके हाथ टेकरी पर रखी सरदार की टोपी तक पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। दीना का नौकर दौड़कर आ गया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह से खून बह रहा था। वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसका शव वहीं दफना दिया। दीना के लिए अब केवल 2 गज जमीन पर्याप्त थी। तो बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया यह अध्याय, जिसमें बताया गया है
कि अगर आप लालच करेंगे तो उसका नुकसान आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर दीना इतना लालच ना करता और कुछ ही ज़मीन नाप कर वापस आ जाता तो तब भी उसकी किस्मत चमक जाती, लेकिन लालच के कारण वो आगे बढ़ता गया और अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार काम करता गया, जिसका भुगतान उसे अपने जीवन देकर चुकाना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी की सीख को आप भी हमेशा याद रखिए कि लालच बुरी बला है। आइए अब बढ़ चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न, विकल्प से संबंधित सही विकल्प चुनिए। दीना लालची था, आलसी था, ईर्ष्यालु था, बेवकूफ था। तो दीना लालची था, लालच के कारण ही उसे मृत्यु प्राप्त हुई। बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी विकल्पों में चुनिएगा बच्चों आप स्वयं। हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, दीना के पास पर्याप्त जमीन होते हुए भी वह क्यों अधिक जमीन प्राप्त करना चाहता था? दीना के पास पर्याप्त भूमि थी तब भी वह अधिक भूमि प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह भूमि और अधिक भूमि पाने के कारण लालच में आ गया था। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। कहानी के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस कहानी का एक ही उद्देश्य स्पष्ट समझ में आता है कि लालच बुरी बला है। अगर हम लालच नहीं करेंगे तो हम एक सफल जीवन जी सकते हैं, लेकिन लालच के अंधकार में डूबकर इंसान अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। यह कहानी हमें यही समझाती है। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों आप। आगे बढ़ते हैं भाषा ज्ञान पर। विलोम शब्द बताने, इसमें देश का विलोम होता है विदेश। इस प्रकार बाकी के शब्दों के विलोम शब्द स्वयं बताइएगा आप। अब अगला प्रश्न है, शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। मनमुटाव यानी कि भेदभाव होना, मन में मनभेद होना। तो दीना का सारे गांव के लोगों से मनमुटाव रहता था। इस प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग आप स्वयं कीजिएगा। हम आगे बढ़ चलते हैं व्याकरण ज्ञान पर। अब यहाँ पर आपको कारक के बारे में बताया गया। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कारक और उनकी विभक्तियाँ। आप इन्हें पढ़िएगा और याद ज़रूर कीजिएगा। चलिए रचनात्मक कार्य पर आते हैं हम। दीना ने अपने लालची स्वभाव के कारण किस प्रकार अपनी जान गंवाई, इसका वर्णन संक्षेप में अपने शब्दों में कीजिए। पूरी कहानी आपने आपको विस्तार पूर्वक समझाई है। अब आपने बताना है कि किसने अपने लालच के स्वभाव के कारण किस प्रकार अपनी जान गंवाई। दूसरा प्रश्न इसमें आ रहा है कि विद्यार्थी इस कहानियों के द्वारा ये स्पष्ट करे कि जीवन में महत्वाकांक्षी होना अच्छा है, परंतु अधिक लालची होना नहीं। अच्छा, महत्वाकांक्षा तो रखें, किसी चीज़ की और बढ़े तो ज़रूर, लेकिन लालच से दूर रहें। इस पर कहानियों के द्वारा ये बात को स्पष्ट करें। अपने साथियों के साथ भी इस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है। बच्चे जो है हमेशा लालच के चक्कर में पड़ जाते हैं और गलत राह की ओर बढ़ जाते हैं, तो ज़रूर उन्हें यह बताना चाहिए कि लालच से दूर रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इससे मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाइएगा और लालच से दूर रहिएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।